तो आज की क्लास में हम लोग जो है अपना ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट जो है उसे कंप्लीट करेंगे, और अगर हमें टाइम मिला तो साथ उसके हम पॉलीमॉर्फिज्म की चंद चीज़ें भी साथ ऐड कर लेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग, एक मिनट में पेन ले लूँ। तो पिछले जो क्वेश्चन था जी जी, सर, वो जो पोस्ट इंक्रीमेंट था उसका नाम इंटीजर पैरामीटर में पास कर देते हैं ओवरलोडिंग में। बिल्कुल ऐसे। और उसे कंपाइलर को कैसे पता लगता था कि इंटीजर पास करेंगे तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट ही है? देखें, कुछ प्री डिफाइन सिंटेक्स होते हैं ना असल में। तो हमारा जो कंप्यूटर है बाइनरी लैंग्वेज को समझ रहा है। ये हमारी जो लैंग्वेज है C++, ये हाई लेवल लैंग्वेज है। ये बैकएंड पे तो हमारा जो है उसमें कोड में कन्वर्ट होती है ना, बाइनरी कोड के अंदर ही। तो जो सिंटैक्स इस मतलब के लैंग्वेज के अंदर डिफाइन हुआ होता है, ये उसको इंटरप्रेट कर रही होती है। जैसे आप देखेंगे, आप ये वाला रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाते हैं इंसर्शन का, तो आपकी स्क्रीन पे प्रिंट होने लग जाता है। ठीक है, इसी तरह वो उन्होंने एक सिंटैक्स रखा हुआ है ओवरलोडिंग के अंदर, जिसमें हम एक डमी वेरिएबल जो है इंटीजर टाइप का रखेंगे, तो उसे पता होगा कि ये पोस्ट के लिए हमने ओवरलोड किया हुआ है ऑपरेटर। सर, उन्होंने इंट ही रखा है, इसकी कोई वजह तो होगी? इंटीजर ही रखा है, ये कुछ और फ्लोट में रख सकते हैं? नहीं नहीं, बस ये है, इसकी कोई खास मेरे ख्याल से तो मैंने आज तक तो नहीं पढ़ा कि इस मतलब कि खाली इंट ही मतलब इसकी वजह होगी। ठीक है, अगेन मैं इस चीज़ को देख लूंगा, मगर मेरे ख्याल से मेरी नज़र से नहीं गुजरा। एक सिंटैक्स है सिंपल के मतलब पोस्ट फिक्स के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि इसकी खास कोई वजह होगी। ओके। अच्छा, तो आज हम लोग देख रहे थे कि कंपैरिजन ऑपरेटर। अब कंपैरिजन ऑपरेटर हम मैंने आपको आगे भी बताया कि जब हम अपनी यूज़र डिफाइंड टाइप बनाते हैं, तो उसमें हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वाले ऑपरेशंस करने होते हैं, उसकी वजह से हम ऑपरेटर ओवरलोड कर रहे हैं। आज हम देखेंगे कि अगर हम इम्प्लाई E1 का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और एक E2 का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि E1, अब मैं इसके ऊपर कोई भी चीज़ चेक कर सकता हूँ। मैं चेक करना चाह रहा हूँ E1 इक्वल टू E2। अब आपकी इम्प्लीमेंटेशन पे है कि आप E1 और E2 के अंदर क्या उसकी आईडी को चेक करना चाह रहे हैं या उसकी सैलरी को चेक करना चाह रहे हैं, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, मगर हम ये दोनों अगर इक्वल होंगे, जो आपने इम्प्लीमेंटेशन दी होगी अपनी क्लास के अंदर आईडी की या सैलरी की या जो भी वट एवर आपकी मर्जी है, ठीक है, तो ये एक बूल वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर वो दोनों इक्वल होंगे तो वो ट्रू हो जाएगा, अगर वो फॉल्स होंगे तो वो मतलब कि फॉल्स हो जाएगा। इसकी हम मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास एक एम्प्लॉय की क्लास है जिसमें हमारे पास आईडी और सैलरी है। फिर हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है जिसमें हमने इन दोनों को जीरो से इनिशियलाइज करवाया हुआ है, उनकी वैल्यू को सेट करवाया हुआ है। और एक हमने प्रोटोटाइप बनाई है जिसमें हम लोग ऑपरेटर डबल इक्वल को ओवरलोड कर रहे हैं। फिर सेट वैल्यू की इम्प्लीमेंटेशन हमने यहाँ पे दी है, सारी सी बात है। अब अब देखें कि जो हमारा इक्वल का ऑपरेटर है उसने सिर्फ यहाँ पे क्या इम्प्लीमेंटेशन दी हुई है कि अगर सैलरी और एम्प्लॉय की सैलरी जो पैरामीटर में पास हुआ है ऑब्जेक्ट उसका, तो रिटर्न कर दे। दोनों इक्वल है तो, अगर दोनों इक्वल है तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, अगर दोनों इक्वल नहीं है तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। तो सिंपल ये जो है हमारा ऑपरेटर ओवरलोड हो जाता है इक्वल का। फिर उसके बाद हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखना चाह रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन में जाके देखें तो इम्प्लाई वन, इम्प्लाई टू। अब मैं देखें कि इम्प्लाई वन इज इक्वल टू इम्प्लाई टू करता हूँ। अगर ये ट्रू होता है तो ये वाली सी आउट की स्टेटमेंट चल जाती है, अगर ट्रू नहीं होता तो नीचे वाली स्टेटमेंट चल जाती है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आप लोगों ने ख्याल करनी है। अब यहाँ पे राइट साइड पे इसके इम्प्लाई वन है। ठीक है, इम्प्लाई वन बेहतर अप्रोच यही है कंपैरिजन के अंदर, हमेशा ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट कंपैरिजन किया जाए। ठीक है, मगर यहाँ पे आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जो चीज़ राइट साइड पे होगी वही एज अ पैरामीटर आपके ऑपरेटर के अंदर, और जहाँ पे ओवरलोड हो रही है वो हो जाएगी। जैसे यहाँ पे राइट साइड पे इम्प्लाई की ऑब्जेक्ट था और यहाँ पे इम्प्लाई किया ही क्लास का ऑब्जेक्ट पास होगा। ये था हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर।
फिर उसके बाद हम डबल इक्वल ऑपरेटर, फिर उसके बाद हम ग्रेटर का ऑपरेटर यूज़ करेंगे। सिंपल हमारे पास डबल इक्वल की जगह पे ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा, बाकी सारी चीज़ें वैसी की वैसी रहेगी। अब देखें कि जब ग्रेटर देन का ऑपरेटर का आया तो उसने अब यहाँ पे सीनियरिटी की बात की। ये अगेन आपकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर है कि जब मैं आपसे कहूँ कि आप कंपेयर करो इम्प्लाई वन इज ग्रेटर देन इम्प्लाई टू, तो मैं उसके अंदर बताऊंगा कि इम्प्लाई वन के अंदर आपने सीनियरिटी को कंपैरिजन करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये भी कह सकता हूँ कि आप सीनियरिटी के साथ साथ इनकी पे को भी कंपेयर करें कि अगर सीनियरिटी भी बड़ी होनी चाहिए, पे भी बड़ी होनी चाहिए, फिर रूल रिटर्न करें। यहाँ पे डबल कंडीशन लग जाएगी एंड के साथ। ये अगेन आपकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर है। जिस तरह हमारा डबल इक्वल का ऑपरेटर चल रहा था उसी तरह आपका ग्रेटर का ऑपरेटर चलेगा। फिर अब आ जाता है हमारे पास सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर की बात समझा देता हूँ मैं, होती क्या है पहले, फिर उसके बाद हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर के अंदर बेसिकली होता ये है, जब आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ ओबीजे। ठीक है, जब आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जीपीए की एक अरे बनाते हैं तो जीपीए की अरे के अंदर आप रखने के लिए ओबीजे डॉट जीपीए और फिर उसके इंडेक्स के अंदर जाके रखवाते हैं ना कोई वैल्यू अगर आपने रखवानी भी हो, जैसे इज इक्वल टू 4। अब वो कहता है कि ये वाला काम नहीं करना आपने, जो हम पहले कहते थे, आप डायरेक्ट अपने ऑब्जेक्ट के साथ ही ऑब्जेक्ट, ठीक है, और उसके साथ ही मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ। तो ये जब मैं इस तरह 1 लिखूंगा तो इसे चाहिए कि ये ऑटोमेटिकली इस जीपीए के 1 इंडेक्स के ऊपर जाके रखवा दे। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, ये जो सबस्क्रिप्ट वाला ऑपरेटर है इसे ओवरलोड कर लेते हैं। इसे ओवरलोड करते हैं तो अभी देख भी लेते हैं कि किस तरह ओवरलोड करते हैं। तो इसे ओवरलोड जब हम करेंगे तो सिंपल क्या करेगा कि जब इस फंक्शन के अंदर जाएगा, इस फंक्शन के अंदर जाके जीपीए का, जीपीए जो अरे बनाई है ये वाली, उसका वही वाला स्पेसिफिक इंडेक्स जो यहाँ पे पास हुआ है उसे कॉल करेगा और वहां पे वैल्यू रखवा देगा। इसे मैं आपको कर दिखा भी देता हूँ कि हो कैसे रहा है। सबसे पहले आपने स्टूडेंट की क्लास बना ली, जीपीए की एक अरे है आपके पास, कंस्ट्रक्टर आपने बनाया जिसमें आपने जीपीए 0 1 2 6 तक जो है इसे इनिशियलाइज करवा दिया स्टूडेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर। फिर आपने क्या किया, आपने प्रोटोटाइप लिखी। अब देखें कि जब आपने ऑपरेटर की सबस्क्रिप्ट की ओवरलोड किया तो आपको पता है कि हमेशा सबस्क्रिप्ट के अंदर ये 1 पास होता है, ये 2 पास होता है, मतलब कि इंटीजर है। तो हमने यहाँ पे पैरामीटर भी इंटीजर ही लिया। ठीक है, अच्छा, अब बाय रेफरेंस इसकी इसकी कहानी सुनाता हूँ अभी। पहले आगे इसे देखें कि इम्प्लीमेंटेशन के अंदर क्या है, कि इसके अंदर हो क्या रहा है। कि सिंपल क्या करता है, जब भी वो इस ब्रैकेट को देखता है ना क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ, तो वो क्या करता है, रिटर्न करवा देता है इस जीपीए का इस इंडेक्स के साथ बाय रेफरेंस। अब होता क्या है मेन के अंदर, मैं आपको जाके बताता हूँ। जब हम मेन के अंदर जाते हैं तो जब वो बाय रेफरेंस कोई चीज देखें, जब सेमेस्टर सीजीपीए स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, जब उसने स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट ने ये सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर कॉल किया, 0 एज अ पास किया, तो आप देखें कि यहाँ पे बाय रेफरेंस जो है उस जीपीए की अरे का इंडेक्स पास हो गया। ठीक है, जब वहां पे जाएंगे तो उस स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर जाके 3.5 वैल्यू रखवा देगा, इसी तरह 3.3 रखवा देगा। फिर अब ये सिनेरियो है जब आपका बाय रेफरेंस लेफ्ट साइड पे है, वहां पे वैल्यू असाइन हो जाएगी, मगर जब ये राइट साइड पे होगा तो इसकी स्पेसिफिक वैल्यू आपको मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे देखें कि ये तो पहले आपके लेफ्ट साइड पे था तो आपने ये वैल्यू रखवा दी। जब आपका ये सेमेस्टर सीजीपीए 4 राइट साइड पे होगा तो वो वाली जो बाय रेफरेंस है वो वैल्यू के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और वो जीपीए को असाइन हो जाएगी, जीपीए को असाइन हो जाएगी। ठीक है, तो ये सिंपल जो है आपका सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर था, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो इंडेक्स के अंदर वैल्यू आ रही होती है हमेशा इंटीजर ही आ रही होती है, यहाँ पे इंटीजर ही रखते हैं।
अब यहाँ पे वो वाली वैल्यू रिटर्न करवाते हैं बाय रेफरेंस जिस टाइप की आपकी अरे होती है। अगर यहाँ पे इंटीजर टाइप की अरे होती है तो यहाँ पे इंटीजर टाइप का रेफरेंस होता। अगर आपकी फ्लोट टाइप की होती है तो यहाँ पे फ्लोट टाइप का होता। अगर करेक्टर टाइप की होती तो आपने करेक्टर के रेफरेंस को रिटर्न करवाना था। तो ये थी हमारी सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर की फंक्शनैलिटी। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है जनाब, ये भी हो गया। अब ये सबस्क्रिप्ट की बात बता रहा है, ये तकरीबन सारी चीज़ें वही हैं। ये मैंने आपको बता दिया था इसके बारे में, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट के बारे में, कि कैसे वो उसकी थ्योरी बता रहा है। सर ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग बेसिकली सिंपल फंक्शन की तरह ही वर्क करता है। बिल्कुल तो सिंपल फंक्शन की तरह ही वर्क करता है, मगर सिर्फ फर्क इतना है कि सिंपल फंक्शन को आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के साथ कॉल नहीं कर सकते, यहाँ पे आप कॉल कर सकते हो उसे। हाँ जी, और इसमें फंक्शन की डेफिनेशन में क्या मर्जी कर सकते हैं। फंक्शन की डेफिनेशन में जो मर्जी करो, आपकी मर्जी है। मतलब वो प्लस कर रहा है हम अगर वो कॉल माइनस हो कर, रहता है तो हम माइनस। हाँ आपकी मर्जी, मगर वो फिर यूजर को अंडरस्टैंड करने के लिए बड़ा मुश्किल है ना। ठीक है। अच्छा, अब बात कहते कहते कि आपने अक्सर नोट किया होगा कि मैं आपको ये बात कहता हूँ कि जो ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट का फंक्शन कॉल होता है, ऐसे ही है ना। मैं हमेशा बार बार यही बात कहता हूँ कि लेफ्ट साइड पे यूजर डिफाइन जो है क्लास का ऑब्जेक्ट होता है और उसी का फंक्शन कॉल होता है। राइट साइड पे आप प्रिमिटिव डाटा टाइप भी रख सकते हैं, यूजर डिफाइन भी रख सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको फिक्स करने की। मगर लेफ्ट साइड पे आप हमेशा फिक्स करके अभी तक आते रहे हैं, ऐसा है कि नहीं है। लेफ्ट साइड पे कहीं आपने इंट रखा है कि आपने कहा हो कि मैं लेफ्ट साइड पे इंट रखूं, ठीक है, प्लस करूं अपने ऑब्जेक्ट को, ऐसा कोई सिनेरियो देखा है आपने अभी तक जो मैंने पढ़ाया हो। आप तो हमेशा यही वाला सिनेरियो देख के आए हैं, ओबीजे ऑब्जेक्ट कर लूं प्लस यहाँ पे मैं या इंट रख लूं या ऑब्जेक्ट रख लूं, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसने एज अ पैरामीटर जाना होता है। ऐसे ही है ना ये वाले हिस्से में। यस सर। यस तो यस सर, मैं ऐसे ही है। यही बात कह रहा था, कहता है अभी तक आप जो देख के आए हैं यहाँ पे आप यूजर डिफाइंड टाइप को देख के आए हैं, ये ऑब्जेक्ट ही जो है एक्सप्लिसिटली फंक्शन को कॉल करता है। अच्छा, कहता है इसकी वजह क्या है कि यहाँ पे हम इंट क्यों नहीं लिख सकते। इसकी वजह ये है, इस वजह से नहीं लिख सकते कि इंट के अंदर हमारे पास ऑपरेटर ओवरलोडिंग का फंक्शन अवेलेबल हमें अलाउ ही नहीं है कि हम इंट की करेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर सकें। ठीक है। तो कहता है अब इसका हल क्या है कि अगर गलती से मैं यहाँ पे इंट लिख दूँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख दूँ, तो तब क्या होगा। कहता है हमें एक्चुअली ज़रूरत होती है इस ऑब्जेक्ट की ऑपरेटर ओवरलोडिंग के फंक्शन के अंदर कॉल करने के लिए। मगर कहता है अगर मैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग का फंक्शन फ्रेंड बना दूं तो मुझे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पेश आएगी, बस हमेशा जब जब वो प्लस कॉल होगा और इसके लेफ्ट और राइट पे जो उसका वो पैरामीटर होंगे और वो फंक्शन के अंदर होंगे तो वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ कैसे करते हैं, देखें इसे। अब सिनेरियो देखें कि अब हम चाह कह रहे हैं इंट एक वेरिएबल है, पॉइंट एक क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट ओबीजे है। अब हम चाह कह रहे हैं कि वेरिएबल पहले आए और ऑब्जेक्ट बाद में आए। ठीक है। तो वो अब उसे किस तरह करेंगे। अब वो ये बता भी रहा है कि इन अबव एग्जांपल इट सीम्स दैट वी नीड टू ओवरलोड प्लस ऑपरेटर ओवरलोड कर रहे हैं। अब जो लेफ्ट साइड पे होता है ना, हमेशा उसके लिए प्लस ऑपरेटर ओवरलोड हो रहा है, प्लस ऑपरेटर ओवरलोड कर रहे हैं फॉर प्रिमिटिव डाटा टाइप। इंट प्रिमिटिव डाटा टाइप है ना। मगर हमारे पास वो कहता है कि इन ऑपरेटर ओवरलोडिंग वी कांट चेंज द फंक्शनैलिटी ऑफ द इंट। इंट की फंक्शनैलिटी को चेंज नहीं कर सकते। एक मिनट मैं कॉल ले लूँ, एक कॉल आ रही है।
सर आपका माइक बंद है। अच्छा अच्छा, मैं ये कह रहा था, वापस आ गया मैं ये कह रहा था कि ये वाली चीज तो हमने पढ़ ली कि जो फंक्शनैलिटी है प्लस की या माइनस की, जो भी प्रिमिटिव डाटा टाइप है उसकी हम चेंज नहीं कर सकते। मगर इस तरह भी तो हो सकता है ना कि हम यहाँ पे वेरिएबल लिखें, तो तब किस तरह ओवरलोडिंग हो सकती है, मतलब फंक्शनैलिटी में अपनी मर्जी की देना चाहूँ। तो वो कहता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग सिंपल बिल्कुल वैसे ही है, बस आपने उस फंक्शन के साथ फ्रेंड का कीवर्ड ऐड कर देना, फ्रेंड फंक्शन बना देना। जब आप फ्रेंड फंक्शन बना देते हैं ना, तो हमारे पास, जब हम फ्रेंड फंक्शन बना देते हैं हमें ज़रूरत नहीं रहती ऑब्जेक्ट की, क्लास की, फॉर इट्स कॉलिंग। मतलब कि जो लेफ्ट साइड पे ऑब्जेक्ट था जो कॉल कर रहा था हमेशा अपने उस फंक्शन को, उसकी ज़रूरत नहीं रहती। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास वो कहता है कि अब सिंटैक्स चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, एक फ्रेंड का कीवर्ड ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब हमेशा हम ऑपरेटर के राइट साइड वाला ऑपरेंड लिखते थे, मगर अब पैरामीटर के अंदर दोनों ही ऑपरेंड इकट्ठे आ जाएंगे। मतलब ऑपरेटर के लेफ्ट साइड वाला पहले ये पहला पैरामीटर होगा, ऑपरेटर के राइट साइड वाला दूसरा पैरामीटर होगा। बस इतनी सी चीज है, बाकी हर चीज हमारी सेम रहेगी। अच्छा, अब क्या है कि हमारे पास जो अब वो बता रहा है कि फर्स्ट पैरामीटर क्या है, वो नेटिव डाटा टाइप भी हो सकती है और यूजर डिफाइन भी हो सकती है। सेकंड पैरामीटर क्या है, कैन बी नेटिव टाइप और यूजर डिफाइन टाइप। ठीक है। अच्छा, अब रिटर्न टाइप कौन सी है, रिटर्न टाइप वो कहता है कैन रिटर्न टाइप कैन बी अ नेटिव टाइप और यूजर डिफाइन टाइप। अब हम इसे देख भी लेते हैं कि ये किस तरह हो रहा है। अब देखें कि हमारे पास सिनेरियो ये है कि हमारे पास पॉइंट की एक क्लास है जिसमें एक्स वाई और जी तीन पॉइंट दिए हुए हैं। हमने उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर जाके वो तीनों को सेट कर दिया है। अब मैं प्लस का ऑपरेटर ओवरलोड करने लगा हूँ, जहाँ पे लेफ्ट साइड पे यूजर डिफाइंड टाइप है, वो देखें फ्लोट टाइप की, और राइट साइड पे वो पॉइंट पी है क्लास का ऑब्जेक्ट। तो अब उसे देख लेते हैं। ये इम्प्लीमेंटेशन अभी मैं बाद में दिखाता हूँ, पहले मैं आपको दिखाता हूँ मेन के अंदर। तो मेन के अंदर देखें कि आपने फ्लोट का एक वेरिएबल बनाया जिसमें 6.5 रखवा दिया। फिर आपने पॉइंट सी पॉइंट के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये वाला वेरिएबल, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये वाला वेरिएबल और सी पॉइंट का वेरिएबल ये दोनों ऐड हो, मगर लेफ्ट साइड पे कौन सा है देखें, फ्लोट टाइप का, अब ऑब्जेक्ट टाइप का नहीं है। और जब सी पॉइंट वाला यहाँ पे है, तो अब वो जो आपके आपने ऑपरेटर ओवरलोड किया है प्लस का, उसमें पहला जो है फ्लोट टाइप का होना चाहिए, दूसरा पॉइंट टाइप का होना चाहिए। अब देखें कि इक्वल टू रिटर्न किसके अंदर करवा रहा है, रिटर्न ये फ्लोट के अंदर करवा रहा है, तो इट मीन्स कि आपकी उस फंक्शन की रिटर्न टाइप भी फ्लोट टाइप की होनी चाहिए। अब देखें कि फंक्शन की रिटर्न टाइप फ्लोट टाइप की है, बिल्कुल है। पहला पैरामीटर फ्लोट है, दूसरा पैरामीटर आपका ऑब्जेक्ट है। अब इस पॉइंट का हम एक्स को यहाँ से एक्सेस कर लेते हैं, वो वैसे वेरिएबल को एक्सेस कर लिया तो आपको रिटर्न कर देगा सबमिट करके। तो ये आपका सिंपल वो वाला फंक्शन है जिसमें आपके पास प्रिमिटिव डाटा टाइप आपके ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे है। सिंपल क्या करना है, फ्रेंड फंक्शन बना देना है और आपके पैरामीटर एक से दो इंक्रीज हो जाने हैं। अच्छा, ये हो गया अपना आपका उस सिनेरियो में। अब ये है कि यार, कि ये देखो कि आप हमेशा इस ऑपरेटर को देखते रहे इंसर्शन और मतलब के इनपुट और आउटपुट की जो स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा होता है फंक्शन ऑपरेटर, उसको भी ओवरलोड कर सकते हैं। मतलब कहने का पर्पस ये है कि हमेशा आप जब आप पॉइंट पी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो आउटपुट स्क्रीन पे शो करने के लिए आप ये करते हैं कि आप उस फंक्शन को कॉल करते हैं पी डॉट प्रिंट का। ठीक है, या आप कोई इनपुट के लिए कोई फंक्शन लेते हैं तो आप कहते हैं पी डॉट गेट, कुछ भी मतलब कि कर लो, गेट एक्स, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो आप उस फंक्शन को कॉल करते हैं जो उस रूटीन को कॉल करता है जो स्क्रीन से इनपुट या आउटपुट ले रहा होता है। मगर हम ये वाला काम नहीं करते कि हम स्क्रीन के ऊपर जाएं, सी इन करवा लें, पी को इनपुट ले लें या सी आउट करवा लें। जब ये वाला काम करना है, जब हमने ऑब्जेक्ट को सी इन या सिर्फ सी आउट लिखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन ऑपरेटर्स को ओवरलोड करना पड़ेगा, इंसर्शन और आपकी दूसरे ऑपरेटर को। अच्छा,
तो उसके लिए अब क्या है, उसके लिए भी सिंपल, अब जो हमारे पास आयो स्ट्रीम की क्लास बनी हुई है उसमें हम इसे ऑपरेटर को फ्रेंड बना देंगे। ये वाला लेफ्ट वाला भी एज अ पैरामीटर चला जाएगा और राइट वाला भी एज अ पैरामीटर चला जाएगा। इसकी सिंटैक्स हम लोग देख लेते हैं। ये वाला फ्रेंड वाली बात बता दी मैंने। अब बनाना है हमने पहले तो स्क्रीन पे शो शो करने के लिए ना इंसर्शन ऑपरेटर को, तो उसका ऑपरेटर क्या है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग का सिंटैक्स, सिंटैक्स ऑपरेटर, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास इंसर्शन ऑपरेटर, फिर उसके बाद आप देखें कि लेफ्ट साइड पे सी इन होता है, तो ओ स्ट्रीम के अंदर ही हमारा जो है एक्चुअली पड़ा होता है ना, जो स्क्रीन के ऊपर आउटपुट शो कर रहा है, तो उसका ऑब्जेक्ट बना लिया बाय रेफरेंस, ठीक है। और जिस क्लास के ऑब्जेक्ट के चीजों को शो करना है वो एज अ पैरामीटर हमने ले लिया। सेम एज इट इज जब हमने स्क्रीन से इनपुट लेनी है उस ऑपरेटर को ओवरलोड कर लिया, और जब हमने उस ऑपरेटर को ओवरलोड किया तो वो इनपुट स्ट्रीम थी, ठीक है, तो हमने उसका ऑब्जेक्ट बना लिया। और साथ ही हम लोगों ने देखें जो क्लास का ऑब्जेक्ट की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी थी हमने उसका ऑब्जेक्ट बना लिया बाय रेफरेंस। अभी ये जो रिटर्न टाइप है इसके बारे में बताता हूँ कि ये रिटर्न टाइप क्या चीज को शो करवा रही है ताकि आपको उसका भी आइडिया हो जाए। अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर देखें क्या हो रहा है। इम्प्लीमेंटेशन के अंदर क्या है, अब यहाँ पे हमेशा जब हम सी आउट करते थे ना, अब जहाँ पे जो नेम होगा एक्चुअली, ये वाला जो नेम होगा वो एक्चुअली पीछे से जो आपका नाम आ रहा होता था वो यहाँ पे अब शो होगा। अब देखें सी आउट की जगह पे आप जो मर्जी आउट रखें या टी रखें या पी रखें, जो भी, वो आपको इसको पता है कि इसने स्क्रीन को शो करना है। इंसर्शन ऑपरेटर, और इस क्लास के ऑब्जेक्ट पॉइंट सी पॉइंट से एक्सेस करते हुए आप कुछ भी एक्सेस कर लें। जैसे सी पॉइंट से आप एम डॉट डी एक्स को प्रिंट करवा रहे हैं, एम डॉट डी वाई को और डी सी को, तो ये आपका स्क्रीन के ऊपर पूरा का पूरा प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब रिटर्न आउट, जो इसका ऑब्जेक्ट का रेफरेंस था अपना आउटपुट स्ट्रीम का, ठीक है, उसे हम रिटर्न करवा देते हैं। मैं ये बताता हूँ कि ये रिटर्न क्यों करवाते हैं, अभी इसकी जरूरत नहीं है, मगर ये वाला इतना ऑपरेशन जो है आपका स्क्रीन के ऊपर जो जो चीजें शो करवानी है वो शो करवा देगा। फिर सेम एज इट इज आपका यूज हो रहा होगा नीचे इनपुट स्ट्रीम के लिए भी, कि आपके पास इनपुट स्ट्रीम है, आपने जो भी यहाँ पे नाम रखा वो, और पॉइंट के सी पॉइंट के अंदर जो जो वैल्यू एक्सेस करनी है, जैसे सी पॉइंट के अंदर आपने एक्स वैल्यू, वाई वैल्यू, जी वैल्यू को सेट करवाना है, तो वो आप यूजर से इनपुट ले रहे होंगे और एट द एंड इनको रिटर्न करवा रहे हैं, तो ये आपका इनपुट स्ट्रीम का ऑपरेटर भी ओवरलोड हो जाएगा जिसमें आप यूजर से इनपुट ले रहे हैं। अब बात रही कि जब हम लोग एक्चुअली सी इन या सी आउट कर रहे होते हैं तो यहाँ पे कोई चीज रिटर्न तो नहीं हो रही है, ठीक है, तो हम वो वाला यहाँ पे फंक्शन की रिटर्न टाइप के अंदर आई स्ट्रीम या ओ स्ट्रीम का रेफरेंस क्यों रिटर्न कर रहे हैं, तो उसकी वजह ये है कि आप देखें कि ये तो सिंपल एक सिंगल सी इन या सी आउट करवा रहे हैं ना। जब आपके पास मल्टीपल सी इन और सी आउट होंगे, इस तरह का सिनेरियो होगा, कहाँ गया, हाँ ये वाला, कि सी इन सी पॉइंट वन और सी इन सी पॉइंट टू, तो पहला जब हम पॉइंट को कॉल करेंगे तो यहाँ पे जब ये वाला ऑपरेटर ओवरलोड होगा तो ये रेफरेंस अपना ऑपरेशन कंप्लीट करने के बाद रेफरेंस इसको रिटर्न कर देगा। फिर ये वाला जो है ऑपरेटर ओवरलोडिंग का फंक्शन कॉल होगा और अगेन अपनी रूटीन को कॉल कर रहा होगा। इस वजह से हम लोग अपना रिटर्न कर रहे हैं। अब ये देखें, ये बता भी रहा है, इट इज द रिटर्निंग रेफरेंस ऑफ द आयो स्ट्रीम ऑब्जेक्ट, दस इन द अबव स्टेटमेंट द सी इन इज रिटर्न दैट कैन बी फर्दर यूज, आगे यूज हो सके, ठीक है। तो ये आपको जब कंकैटिनेट फंक्शनैलिटी के अंदर एक ही लाइन के अंदर जब आप मल्टीपल टाइम सी इन को करवा रहे होते हैं या सी आउट को करवा रहे होते हैं, उसके लिए आपको रेफरेंस जरूरी होता है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे ये वाली जो चीज है ऊपर फंक्शन की, यहाँ पे उसका रेफरेंस रिटर्न करवा रहे होते हैं। तो ये जो है हमारा ओ स्ट्रीम और आई स्ट्रीम के ऑपरेटर ओवरलोड हो गए। इसमें अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वो मुझसे पूछ ले। अरे कॉल तब होगा जब पूरा का सी ने लिखे सिर्फ ऑब्जेक्ट का, वो ऑब्जेक्ट का नाम ही लिखेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हम वो उसका लिखते हैं ऑब्जेक्ट का नाम डॉट कोई भी मेंबर, तो ये कॉल नहीं होता।
नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। वो तो सिंपल बिल्ट इन रूटीन ही कॉल हो जाएगी ना। देखें, यस सर। जब आप सी आउट करवाएंगे, जो उसका फंक्शन रिटर्न करेगा वो उसकी बिल्ट इन ही हो जाएगी। यस। ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा सी इन और सी आउट का ऑपरेटर ओवरलोड किस तरह करते हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अच्छा जी, आगे चलते हैं जनाब। अब ये जो है वो जो मैंने शुरू में प्लस ऑपरेटर ओवरलोड का बताया था, ये उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि प्लस ऑपरेटर ओवरलोड किस तरह करना है, प्लस ऑपरेटर के बारे में। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई के मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई ऑपरेटर के बारे में। अच्छा, एक और चीज है इसमें, वो बताता है, कहता है कि जब इस तरह का सिनेरियो है ना, देखें कि हमारे पास इस तरह का सिनेरियो भी आ जाता है कि जो ए हमारा यूजर डिफाइन है। अच्छा, पहले मैं सिनेरियो बताता हूँ। अब ए और बी सी तीनों हमारी एक क्लास के इंस्टेंस हैं। तो इन दोनों के लिए जब ऑपरेटर ओवरलोड होगा, जो हमें वो रिटर्न करता है, वो भी हमारे पास एक क्लास का ऑब्जेक्ट हो। मैं उसे कह देता हूँ T1, एक टेम्परेरी क्लास का ऑब्जेक्ट। तो जब T1 प्लस C1 होगा तो सेम ऑपरेटर ओवरलोड हो जाएगा और हमारी फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो जाएगी जो हम लोगों ने प्लस के लिए ओवरलोड की होगी। मगर हम अक्सर ये करते हैं कि हम ए और बी के ऑपरेटर को ओवरलोड करके हम कोई प्रिमिटिव डाटा टाइप, जैसे हम इंट रिटर्न कर देते हैं, ठीक है, या फ्लोट रिटर्न कर देते हैं। अब देखें कि जो इंट है प्लस सी हमारा यूजर डिफाइन है, तो हमने तो या उस फंक्शन को दोबारा बना के रखना पड़ेगा पहले से ही, कि जिसमें हमारे पास प्रिमिटिव डाटा टाइप में पहले इंट हो और दूसरा सी हो। ठीक है, एक तरीका कार ये है, वरना अदरवाइज आपका एरर आ जाएगा। बात समझ आई, एरर क्यों आएगा? यस सर। तो अब वो कहता है या तो वो काम कर लो, या दूसरा काम, बेहतर अप्रोच ये है कि जब भी ऑपरेटर ओवरलोड करो ना, तो कभी भी आप जो है ऑपरेटर ओवरलोडिंग के अंदर प्रिमिटिव डाटा टाइप को रिटर्न ना करो, क्योंकि आपने लंबी लंबी एक्सप्रेशंस को डील करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ए बी सी डी ई एफ जो भी है, ये वाली इंट देगी तो आपको इंट के लिए अगली क्लास ऑब्जेक्ट के साथ लोड करना पड़ेगा। ये वाली फ्लोट देगी, फिर अगली के साथ फ्लोट के साथ करना पड़ेगा। ये कोई स्ट्रिंग देगी, फिर स्ट्रिंग के साथ ओवरलोड करना पड़ेगा। ये बड़ा मुश्किल है। तो हर जब भी ऑपरेटर ओवरलोड हो, तो हमेशा जो है सिर्फ वो ऑब्जेक्ट रिटर्न करे, और वो वाला ऑब्जेक्ट जो है नेक्स्ट के साथ जो है फर्दर अपना दोबारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग के फंक्शन को कॉल करे। नहीं तो आपको एक बड़ी हेक्टिक रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा, वो डिफिकल्ट हो जाएगी वो आप लोगों के लिए। अगर ये वो प्लस का तीनों टाइप की वो ऑपरेटर ओवरलोडिंग के फंक्शन लिख दें तो ऑटोमेटिकली वो दूसरा कॉल हो जाएगा, जबकि पहला नहीं मिलेगा। जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग है वो तीनों के लिए नहीं, ये बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग है, टर्नरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं है। मतलब ये नहीं कर सकते कि इन दोनों को ऑपरेटर ओवरलोडिंग के फंक्शन के अंदर पास कर दें, ऐसे नहीं होगा नहीं, मैं ये नहीं कह हमेशा। रहा। मैं कह हाँ, रहा हूँ कि हम मतलब अगर वो ऑब्जेक्ट रिटर्न करें या इंट रिटर्न करें, मतलब वो दोनों फंक्शन अगर लिख दें तो वो ऑटोमेटिकली दूसरा कॉल हो जाएगा बाद में। हाँ, दूसरा कॉल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। मगर आप देखें ना, आपने इंट के लिए लिखा, कल को आपने इन दोनों की रिटर्न टाइप की फ्लोट कर दी, फिर फ्लोट के लिए ना लिखा, तो एरर आएगा कि नहीं आएगा? वो कंफ्यूजिंग है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है यूजर के लिए भी, जो प्रोग्रामर है उसके लिए भी। एक दफा तो लिख देगा, कल को कैसे समझेगा वो? तो इसके बारे में उसने ये बात बताई हुई है। अच्छा जी, आगे चलते हैं जनाब। अब वो यहाँ पे वो यही बता रहा है कि क्लर्क, ड्राइवर और सेक्रेटरी तीनों को सम कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा। अच्छा जी, एसोसिएटिविटी के बारे में बात बता रहा है, ये वही चीज जो मैंने आपको बता दी। अच्छा, अब वो वर्ड्स क्यों बता रहा है? वो सिर्फ इसी वजह से बता रहा है कि दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास नंबर टाइप आता है, तो हमारे पास एरर आ जाता है। उसका सोल्यूशन मैंने आपको एक बता भी दिया, और दूसरा सोल्यूशन बता दिया कि आप क्या करें जब ऑपरेटर ओवरलोड करें, तो प्रिमिटिव डाटा टाइप को ना करें, हमेशा आप उसको करें जो इम्प्लाई टाइप का ऑब्जेक्ट होता है। उसने आगे फर्दर उसकी एग्जांपल भी बताई है, ये आप
मेरे ख्याल से जितना इसके ऊपर टाइम दे दिया ये अब आप लोग कर लेने चाहिए आप लोगों को। अच्छा, अब आ जाती है हमारे पास डाटा कन्वर्जन। डाटा कन्वर्जन कहता है कि हमारे पास तीन तरह की होती है। एक हमारे पास होती है बेसिक टाइप की, दूसरी हमारी कन्वर्जन होती है ऑब्जेक्ट और बेसिक टाइप के दरमियान, तीसरी कन्वर्जन होती है ऑब्जेक्ट ऑफ द डिफरेंट क्लासेस के दरमियान। अच्छा, सबसे पहले कन्वर्जन देखते हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा कि आप लेफ्ट साइड पे जब इंट लिखते हैं, राइट साइड पे जब फ्लोट लिखते हैं, तो आप टाइप कास्ट कर रहे होते हैं। अगर आपको याद होगा कैसे टाइप कास्ट कर रहे होते हैं, आप क्या करते हैं, आप जब इंट के अंदर टाइप कास्ट कर रहे होते हैं तो फ्लोट के साथ ब्रैकेट के अंदर इंट लिखते हैं। ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? इसी तरह करते हैं ना टाइप कास्टिंग। यस सर। C++ वाली टाइप कास्टिंग बता रहा हूँ कि अगर आपने इंट के अंदर फ्लोट की वैल्यू रखवानी है तो उसे बता देते हैं ब्रैकेट लगा के, भाई ये इंट वैल्यू को उठा के रखवा दो, बाकियों को डिस्कार्ड कर दो। तो ये आपकी सिंपल टाइप कास्टिंग होती है जो यूजर डिफाइंड टाइप्स के अंदर होती है। ठीक है। फिर उसके बाद वो कहता है कि अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट की वैल्यू को कास्ट करना है यूजर डिफाइन या बेसिक टाइप के अंदर, तो वो किस तरह करेंगे। मैं सिनेरियो पहले दिखाता हूँ, फिर बाद में इसकी थ्योरी बढ़ाता हूँ। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये वाली जो वैल्यू है 2.35, ये वाली वैल्यू मैंने डिस्टेंस D1 के अंदर रखना है। ठीक है। जब मैं डिस्टेंस D1 के अंदर रखता हूँ तो जाहिर सी बात है इससे जो इस वैल्यू के साथ मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। इसे दोबारा वापस आते हैं, इससे पहले थ्योरी बढ़ाता हूँ, फिर मैं बाद में आपको उसका बढ़ाता हूँ। वो कहता है कि टू कन्वर्ट फ्रॉम अ बेसिक टाइप टू द ऑब्जेक्ट टाइप वी यूज कंस्ट्रक्टर विद वन आर्गुमेंट। हम कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं वन आर्गुमेंट के साथ। तो हमारा क्या होता है कि जो लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे हमारी जो सिंगल वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर वन वैल्यू वाला कॉल कर देती है। दिस फंक्शन इज कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ द टाइप डिस्टेंस इज क्रिएटेड विद अ सिंगल आर्गुमेंट के साथ। अच्छा, दिस कन्वर्जन अलाउ अ फ्लोटिंग वैल्यू टू बी असाइन टू अ डिस्टेंस टाइप ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा कि जब आप डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे फ्लोट टाइप को, तो आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर कौन सा कॉल होगा? एक पैरामीटर वाला। तो जो एक पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा तो क्या कर रहा है कि ये बेसिक टाइप से हम यूजर डिफाइंड टाइप को बना रहे हैं, टाइप कन्वर्ट कर रहे हैं कि इस टाइप को हमने यूजर डिफाइन की क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। समझ आइए बात की कि कोई नहीं? यस सर। आगे सर। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास वो बात बता रहा है कि ये जो कन्वर्जन है, एक तो हमने कंस्ट्रक्टर्स के साथ बनाई है, दूसरी चीज हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग के साथ भी बना सकते हैं। अगर हम इक्वल का ऑपरेटर ओवरलोड करते हैं जो हम पहले देख के आ भी चुके हैं, ठीक है, उसके थ्रू भी हम लोग ये वाला काम कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है, कहता है कि अब क्या करना है, सिनेरियो में आपको दिखाता हूँ, फिर हम उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो ऑब्जेक्ट मैंने अपना बनाया डिस्टेंस टाइप का, इसे मैं किसी फंक्शन के अंदर पास करूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्लोट वाला फंक्शन के अंदर पास करूं, तो इस ऑब्जेक्ट से सिर्फ फ्लोट वैल्यू निकले और वो असाइन हो जाए फ्लोट टाइप के फ्लोट मीटर के अंदर। मतलब मैं अब कन्वर्जन करना चाह रहा हूँ डिस्टेंस मतलब टाइप का ऑब्जेक्ट से यूजर डिफाइंड टाइप के अंदर, बेसिक टाइप के अंदर। तो तब कैसे करेंगे? तो वो कहता है ये जो फ्लोट टाइप का फंक्शन है इसको ओवरलोड कर दो। जब भी हमारे पास फ्लोट टाइप का इस तरह के सिनेरियो आएगा तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाए जो डिस्टेंस टू की ऑब्जेक्ट की क्लास के अंदर बना होगा। जैसे मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, एक एम्प्लॉय की क्लास है हमारे पास, ठीक है, उसमें हमारे पास सैलरी फ्लोट टाइप की है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जब मैं फ्लोट के फंक्शन के अंदर हमारे पास एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट पास करूँ तो वो सिर्फ क्या करे, सैलरी को रिटर्न करे। तो मैं उसका ऑपरेटर ओवरलोड कर देता हूँ, ऑपरेटर फ्लोट। ठीक है, तो अब करेगा क्या ऑपरेटर फ्लोट? हमेशा सैलरी को रिटर्न करेगा। तो अब मैं मेन के अंदर जाके क्या करूं, मैं मेन के अंदर जाके सिंपल क्या करूंगा, एम्प्लॉय एम्प्लॉय वन जो एक ऑब्जेक्ट बना लिया है उसका। अब मैं फ्लोट के अंदर रिटर्न करना चाह रहा हूँ तो फ्लोट के फंक्शन के अंदर एम्प्लॉय वन को पास कर दूं।
अभी हमने इसे ओवरलोड किया हुआ है तो वो फ्लोट वैल्यू के अंदर असाइन कर देगा, तो उसकी वैल्यू हमारी स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी। तो ये हमारा बेसिक कन्वर्जन थी किसके अंदर, ऑब्जेक्ट टू बेसिक टाइप के अंदर। पहले हमने बेसिक टाइप टू बेसिक टाइप देखी, फिर हमने देखी कि बेसिक टाइप टू ऑब्जेक्ट, अब हमने ऑब्जेक्ट टू बेसिक टाइप देखी थर्ड। ठीक है, तो ये वाली हमारी, इसमें किसी को कंफ्यूजन है कि हमने सिर्फ इस फंक्शन को ओवरलोड किया फ्लोट टाइप के, जो हमने ये चाहिए था। इस तरह हम इन टाइप के भी कर सकते हैं, इस तरह हम डबल टाइप के भी कर सकते हैं, मल्टीपल ऑपरेटर को भी ओवरलोड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलें। यस सर। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि अब हमने ऑब्जेक्ट, डिफरेंट ऑब्जेक्ट के दरमियान कन्वर्जन करनी है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के दरमियान किस तरह जाएंगे। ठीक है, अब इसमें एक चीज सिंपल वही वाली जो हम लोग देख के भी आए थे कि कॉपी कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो जाता था हमारा, बल्कि इसकी मैं थ्योरी आपको पहले पढ़ाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। कहता है कि हमारे पास कन्वर्जन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट, बोथ मेथड्स शोज बिफोर कैन बी अप्लाइड टू कन्वर्जन बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिफरेंट टाइप कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी, और फंक्शन, इसे छोड़ो। में यहाँ पे उसने बात की है जी, आगे चलते हैं, यहाँ पे भी उसने कोई खास बात नहीं की। अच्छा, अब सिंपल क्या है कि हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इनिशियलाइज करवाना है, तो उसका उसने पहले सिंटैक्स बताया है कि आपकी जिस भी क्लास के, मतलब कि फॉर एग्जांपल जो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर रेसिप्रोकल की क्लास है, ठीक है, तो उसके अंदर वो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर पास हो जाए। मतलब ये कहने का है, जैसे आप कंस्ट्रक्टर बनाते थे सिंगल पैरामीटर वाला इंट के साथ, अब आप कंस्ट्रक्टर बनाएंगे सिंगल पैरामीटर वाला दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ जिसमें पोलर टाइप का है। सिंपल सी बात है, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है ना। अभी हम क्या करके आए हैं, हम ये करके आए हैं, देखें कि एक क्लास ए थी, ठीक है, हम उसके ऑब्जेक्ट को किसी 1.4 के साथ इनिशियलाइज करें तो हमारा इसका ए का कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या थी कि हमने कंस्ट्रक्टर ए के अंदर फ्लोट टाइप का कोई वेरिएबल रखा था जो यहाँ पे आके सेट हो जाता था। अब क्या है सिंपल, अब हमारे राइट साइड पे क्या है, दूसरा ऑब्जेक्ट है किसी दूसरी क्लास का। तो सिंपल आप क्या करें, इसकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर कंस्ट्रक्टर जो आप बना रहे हैं ए टाइप का, आप उसके अंदर पोलर पी, मतलब कि दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो पास करवा दें। सिंपल, तो ये क्या होगा कि डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट किस तरह आपस में कन्वर्ट होते हैं, वो आपका कन्वर्जन हो जाएगी। सर ये ठीक है, पोलर क्लास है। पोलर एक अलग क्लास है, रेसिप्रोकल एक अलग क्लास है। ओके। ठीक है, आगे चलें जी। अच्छा, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास वो बताता है कि इसमें फ़ायदे और नुकसान क्या है, कि हम एक अलग से न्यू लैंग्वेज भी बना सकते हैं, मगर इसे बड़े एहतियात से ओवरलोड करने की ज़रूरत है। उसकी ज़रूरत ये है कि आपको पता होना चाहिए, जिस तरह आप प्रिमिटिव डाटा टाइप में कर रहे होते हैं उसी तरह की फंक्शनैलिटी आपको यूज़र डिफाइन के अंदर आ रही होती है। इस तरह की थ्योरी जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपने लाजमी तौर पर इसे देखना है। ठीक है, अब क्या है, अब आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए उन्होंने ना यहाँ पे केस स्टडी भी दी हुई है। ठीक है, एक डाटा क्लास की, और साथ उसका कोड भी दिया हुआ है। डेट टाइप की क्लास के अंदर उसने सारे इंक्रीमेंट वाले, पोस्ट प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्लस इक्वल ऑपरेटर, ठीक है, वो वाले ओवरलोड किए हुए हैं। ये सारे के सारे बच्चे आप लोगों ने ना खुद से इसे ट्राई करना है। ठीक है, और फिर मुझे बताना है कि अगर आपको समझ नहीं आएगी तो हम इसे देख लेंगे। तो आज की जो आप लोगों की लैब है वो आपकी इसी की बेस के ऊपर है। एक तो पार्ट आपने ये वाला करना है, ये पूरा का पूरा एज इट इज कोड करके मुझसे शेयर करना है। ठीक है, दोनों वाला। और ओके फिर सर। मैं, बल्कि आप लोगों की आज की ही डेडलाइन होगी इसकी। फिर दूसरा जो है, मैं इस ऑपरेटर ओवरलोडिंग की एक आपकी लैब भी अपलोड करूंगा। ठीक है, वो आप लोगों ने देख लीजिएगा, और फिर उसकी बेसिस के ऊपर आप लोगों ने उसे जमा करवाना होगा। मतलब अगर आप ये आज का ये वाले टास्क कर लेते हैं ना, तो वो लैब करनी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। एक लाइब्रेरी टाइप की क्लास है, और एक दूसरी आपकी अपनी हो जाएगी, क्या नाम है, स्ट्रिंग टाइप की क्लास।
इसको आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो ये अब हमारी जो है ऑपरेटर ओवरलोडिंग से जान छूट जाएगी। अब किसी को ओके कोई ऑपरेटर ओवरलोडिंग के अंदर किसी को कोई इशू